वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म विनीत ट्यूटोरियल पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, अभी हमारा फर्स्ट यूनिट चल रही है जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। और इस यूनिट का जो वेटेज है वो 12 मार्क्स है। हमने इसकी 2 क्लासेस पढ़ ली हैं जिसमें हमने बेसिक बात की थी कि भाई एम्बेडेड सिस्टम जो स्टार्ट हुआ है, तो हमने बात की कि एम्बेडेड सिस्टम हमारे माइक्रो प्रोसेसर से कैसे कनेक्टेड है। माइक्रो प्रोसेसर के बाद माइक्रो कंट्रोलर की थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया था। हालांकि माइक्रो कंट्रोलर डिटेल्ड वे में हम सेकंड यूनिट में बात करेंगे। और फिर हमने इसमें एम्बेडेड सिस्टम की बेसिक थ्योरी की बात की थी पिछली 2 क्लासेस में। आज की क्लास में हम हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम की बात करेंगे। और उसमें एम्बेडेड सिस्टम में कौन कौन से हार्डवेयर कनेक्टेड होते हैं हम वो बात करेंगे। तो सिंपल सी बात है, माइक्रो प्रोसेसर केवल सिंगल प्रोसेसर है। अगर हम एक बोर्ड लें, चिप लें, जैसे प्रोसेसर के साथ और भी कंपोनेंट कनेक्ट कर दें तो वो माइक्रो कंट्रोलर हो जाएगा। और माइक्रो कंट्रोलर के साथ अगर हम और भी उससे रिलेटेड हार्डवेयर कनेक्ट कर दें जो हम स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए चाहते हैं, जैसे आप अगर वॉशिंग मशीन बनाना चाहते हैं, है ना, आप अगर कोई स्मार्ट डिवाइस बनाना चाहते हैं, आप जो भी बनाना चाहते हैं ना, अगर आप हेल्थ केयर में जाए तो ईसीजी मशीन है, कोई भी चीज बनाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड अगर अपन हार्डवेयर कंपोनेंट उसमें कनेक्ट कर दें तो वो हमारा बन जाएगा एम्बेडेड सिस्टम। तो जनरल हार्डवेयर बात हो रही है यहाँ। ऐसा नहीं है कि हमेशा यही हार्डवेयर होंगे। ये जो ऐसे हार्डवेयर यहाँ अपन डिस्कस करने वाले हैं जो जनरली आपके एम्बेडेड सिस्टम में मिलते ही हैं, है ना। अगर आप एम्बेडेड सिस्टम को पढ़ेंगे तो ये हार्डवेयर आपको जरूर मिलेंगे। अभी ये हार्डवेयर कंपोनेंट है, ये कोई ब्लॉक डायग्राम नहीं है, है ना। ब्लॉक डायग्राम मतलब एक सिग्नल का फ्लो डायग्राम, ये आप अगली क्लास में देखेंगे। सिग्नल कहाँ से फ्लो हो रहा है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, कहाँ जा रहा है, कहाँ पहुंच रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम अगर कोई बोले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम का मतलब है कि सिग्नल का फ्लो आपको पता होना चाहिए कि सिग्नल इज कमिंग फ्रॉम दिस बुक ब्लॉक एंड गोइंग टू दिस ब्लॉक। ब्लॉक इस ब्लॉक से आके उस ब्लॉक में जा रहा है, ये हमारा होता है ब्लॉक डायग्राम। और यहाँ आप देखें, यहाँ कनेक्शन नहीं बताए गए हैं, यहाँ केवल हार्डवेयर कंपोनेंट के नाम लिखे हैं कि कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट हमारे एम्बेडेड सिस्टम में होते हैं जनरली, है ना। तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट हमें एक एक करके सभी के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट होता है प्रोसेसर, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर उसके बाद देखिए प्रोसेसर, आपको मैंने बताया है कि प्रोसेसर तो होगा ही, है ना, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपका स्पेसिफिक, चाहे आजकल छोटे छोटे टॉयस में, छोटे छोटे डिवाइसेस में प्रोसेसर है अकॉर्डिंग टू द नीड। तो हमारे जो भी एम्बेडेड सिस्टम हम डिजाइन करते हैं उस एम्बेडेड सिस्टम में प्रोसेसर हमारा होता है। इसके साथ साथ टाइमर लगा रखे हैं। टाइमर क्या होते हैं अभी अपन सब चीज एक एक चीज अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इंटरप्ट कंट्रोलर होते हैं, प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी होती है। मेमोरी मेमोरी 2 तरह की होती है, प्रोग्राम एंड डेटा। प्रोग्राम और डेटा नाम से समझ में आ रहा होगा। सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट होते हैं, पैरेलल पोर्ट होते हैं, इनपुट डिवाइस इंटरफेसिंग ड्राइवर सर्किट होते हैं, सिस्टम एप्लीकेशन स्पेसिफिक सर्किट होते हैं, आउटपुट इंटरफेसिंग होती है, और पावर सप्लाई रीसेट ऑसिलेटर सर्किट होते हैं। तो ये जनरल एक हमारा एम्बेडेड सिस्टम के हार्डवेयर के बारे में है कि हार्डवेयर में ये होता है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यही हो, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं एम्बेडेड सिस्टम में, पर ये तो आपको मिलेंगे ही। एक एक करके हम इनके बारे में चीजों को पढ़ते हैं और फिर हम सबकी डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहला हार्डवेयर कंपोनेंट है प्रोसेसर या कंट्रोलर। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रोसेसर और कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है ये आपको बता चुके हैं हम, है ना, अपन ने डिस्कस किया है। कंट्रोलर में प्रोसेसर भी होता है और कुछ उसके खुद के कुछ कंपोनेंट है, तो आप यहाँ प्रोसेसर पढ़ लें, कंट्रोलर पढ़ें, कोई समस्या नहीं है। प्रोसेसर, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हो, सीपीयू भी बोलते हो। देखें, हमने शुरुआत में ही बोला है कि अगर हम बात करें तो पूरा जो ऑपरेशन है वो कौन मैनेज कर रहा है, आपका प्रोसेसर कंट्रोलर मैनेज कर रहा है ना। क्योंकि हम, अगर ध्यान से सुने, अगर मैंने आपको बहुत ही बेसिक एग्जांपल बताया था वॉशिंग मशीन का, उसी बात को लेके जरा सा मैं इसको डिस्क्राइब करने वाला हूं। हमारे वॉशिंग मशीन में अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, मैंने आपको बताया था अलग अलग मोड होते हैं। जैसे कि आप अगर अपने कपड़ों को वूलन मोड में धोना चाहते हैं, आप अपने कपड़ों को मान लीजिए कॉटन में करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में, सिल्क में, है ना, जिस तरह भी आपने मोड में डिसाइड किया है, तो आप जैसे ही उसके नॉब को घुमा के मोड सिलेक्ट करेंगे
तो एक सिग्नल जाएगा माइक्रो कंट्रोलर के पास, प्रोसेसर के पास, और उसको बताया जाएगा कि यूजर ने आपने मोड सिलेक्ट किया, उसके अकॉर्डिंग उस पर सिग्नल चला जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसका मोड सिलेक्ट हो जाएगा। अब ऑलरेडी कंट्रोलर पर प्रोग्रामिंग कर रखी है, अब कंट्रोलर बाकी चीजों को मैनेज करेगा। बाकी चीजों को मतलब बाकी के हार्डवेयर को मैनेज करेगा, बाकी के हार्डवेयर कंपोनेंट। बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर आपने कभी ध्यान दिया हो वॉशिंग मशीन में, जैसे कि मान लेते हैं, है ना, आप देखेंगे आपका जो वुलन क्लॉथ है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 20 डिग्री के गर्म पानी में धुलता है। अगर आप उसमें स्पोर्ट्स बियर डालेंगे तो 40 डिग्री पर अपने आप, आपने जैसे ही मोड सिलेक्ट किया, कंट्रोलर के पास सिग्नल जाने पर उसके पास ये पूरी प्रोग्रामिंग पहले से है कि इस मोड पर बाकी सभी हार्डवेयर को कैसे मैनेज करना है, किसको क्या इनपुट देना है ना। तो मैंने बताया कि आपको अलग अलग कंपोनेंट, जैसे अलग अलग कंपोनेंट मतलब मोटर, मान लीजिए कॉटन के केस में वो 40 मिनट घूमती है और स्पोर्ट्स वियर के केस में 60 मिनट आपकी मोटर घूमती है। तो ये मोटर को कौन बताएगा? कंट्रोलर बताएगा। कंट्रोलर को कौन बताएगा? कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग कर रखी है और आपने कंट्रोलर को बताया थ्रू द मोड। जब आप मोड सिलेक्ट करते हो थ्रू द मोड, आपने कंट्रोलर को बताया कि भैया इस मोड पे कपड़े हमें चाहिए साफ, तो उस मोड के अकॉर्डिंग वो मोटर को बताएगा कि भैया अब आपको 60 मिनट चलना है, अब आपको 40 मिनट चलना है, 20 मिनट चलना है, जितने भी मिनट का मोड है वो अकॉर्डिंग टू द आपने इनपुट फिक्स ठीक है। फिर उसके बाद मोटर के साथ साथ फिर उसमें पानी कितना लेना है ना, आपका जो रोटेशन होगा वो कितना होगा। पानी आपने देखा होगा अपने आप ही ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में इनपुट अपने आप वाटर ले रहा है, वो अपने आप वो पानी बाहर जा रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल मोड सिलेक्ट करना है। आजकल और भी ऑटोमेटिक मशीन में ऐसा होता है कि आप चाहें तो टेम्परेचर खुद से भी सेट कर सकते हैं पानी का, है ना, वाटर का टेम्परेचर मैनेज कर सकते हैं, जो वॉश होता है, रेंज होता है, सब कुछ एडिशनली भी सेट कर सकते हैं। वैसे तो एक मोड के अकॉर्डिंग फिक्स है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो बाकी के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। कुल मिला के इट इज द ब्रेन ऑफ योर सिस्टम, आपके पूरे सिस्टम का ब्रेन है। अब माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो कुछ माइक्रो कंट्रोलर मैं यहाँ बता रहा हूँ, हालांकि ज्यादा डिटेल बात नहीं कर रहे हैं। आपके माइक्रो कंट्रोलर में 8051 आर्म कॉर्टेक्स, ये कुछ माइक्रो कंट्रोलर है जो आप देखते हैं आपके सिलेबस में भी, अभी सेकंड यूनिट में है ना। इंक्लूड सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट। आपके माइक्रो कंट्रोलर में मैंने आपको बताया था, माइक्रो कंट्रोलर में मेमोरी भी होती है, उसकी खुद का इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है और सभी चीजें एक ही चिप पर होती हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर में बाकी चीजें बाहर से लाओ, वहां केवल प्रोसेसर है। माइक्रो कंट्रोलर में प्रोसेसर के साथ साथ कुछ चीजें और भी हैं जो एक ही चिप पर है ना, मैंने आपको बताया था। और यहाँ प्रोसेसर में केवल प्रोसेसर है, बाकी सभी चीजें आप बाहर से लगाओगे, चाहे वो इनपुट आउटपुट हो, चाहे मेमोरी हो, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये सिंपल सा डिफरेंस हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब यहाँ पर एक और चीज आती है डीएसपी, जिसको डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर बोलते हैं, है ना। ये आपके जो सिग्नल है, जैसे कि आजकल सभी डिजिटलाइज हो गया है, तो डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करती है। केवल इतनी सी बात करें, प्रोसेस का मतलब कभी कोई स्टूडेंट बोले सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस मतलब सिग्नल जब आएगा तो सिग्नल को आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग काम करना है मशीन को, डेट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोसेस। सिग्नल प्रोसेस हो रहा है, सिग्नल को आइडेंटिफाई करना, कैरेक्टराइज करना, सिग्नल के हिसाब से काम करना, डेट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस। तो वहां पर एक डीएसपी लगा होता है, एफपीजीए, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे, जो रिकॉन्फिगरेबल हार्डवेयर फॉर द पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कि आपका प्रोसेसर थोड़ा सा आइडिया लगा है ना। और प्रोसेसर के बारे में मैंने पहले बताया था कि प्रोसेसर इज मेनली कंट्रोल ऑल द हार्डवेयर एंड गिव द इंस्ट्रक्शन टू द हार्डवेयर हाउ टू परफॉर्म, हाउ टू डू द ऑल द थिंग्स, है ना। अब हम दूसरी बात करें तो इसमें लिखा हुआ है मेमोरी। अब मेमोरी क्या है देखें, अकॉर्डिंग टू योर नीड, आपका जो एम्बेडेड सिस्टम है उसकी नीड क्या है, उसके हिसाब से हमारे मेमोरी की साइज
मेमोरी तो दो तरह की होती है। मेमोरी का अगर हम डिटेल बात करें, अब कोई बोले प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, फिर उसके बाद हम और इसमें डिटेल बात करें तो उसके अंदर भी हमारी रैम, रोम, मेमोरी का बड़ा डिटेल फॉर्म में एनालिसिस है। हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है। वी आर नॉट स्टडिंग द कंप्यूटर, है ना। यहाँ पर हम केवल मेमोरी की जनरल बात करेंगे। मेमोरी की हमने दो कैटेगरी यहाँ की है। हर एक जगह पर हमारे, चाहे आपका कंप्यूटर हो, वहां भी मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की है, प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, प्रोग्राम मेमोरी में आप अपने प्रोग्राम को स्टोर करेंगे और डेटा मेमोरी में डेटा को स्टोर करेंगे। प्रोग्राम, कौन से प्रोग्राम, जैसे कि अगर मान लीजिए आपके लैपटॉप में विंडो 9 है, विंडो 10 है, विंडो 11 है, आपके आपके लैपटॉप में ऐसे प्रोग्राम है जो आपका बंद होने के बाद भी, मध्येच डिस्टर्ब करण्यासाठी सॉरी, पण बघा विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्हाला आमच्या शिक्षकांची शिकवणी आवडत असेल आणि आमच्यासोबत तुम्हाला संपूर्ण कोर्स कंटिन्यू करायचा असेल तर आत्ताच डाउनलोड करून घ्या विनीत ट्युटोरियल ऍप्लिकेशन, जे प्ले स्टोर वर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आहे। आणि हो, आमची फ्री डेमो लेक्चर बघा आणि शिकवणी आवडत असेल तर कोर्स परचेस करून लागून जा अभ्यासाला, कारण आमचं फक्त एकच स्वप्न आहे, काय की महाराष्ट्रातला प्रत्येक विद्यार्थी शिकला पाहिजे साध्या आणि सोप्या भाषेत। आणि आमच्या ऑनलाईन कोर्स मध्ये तुम्हाला संपूर्ण सिलेबस प्रॉपर कॉन्सेप्च्युअली प्रत्येक ईच अँड एव्हरी कॉन्सेप्ट नुसार तुम्हाला शिकवला जाईल। फ्री रिव्हिजन क्रॅश कोर्स मिळेल, आमच्या थेरी नोट्स मिळेल, पीवायक्यू चा सोल्युशन मिळेल, सर्व 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 तुम्हाला मिळेल एकदमच अफोर्डेबल कॉस्ट मध्ये। आत्ताच जा ऍप्लिकेशनला डाउनलोड करा, फ्री डेमो लेक्चर बघा, शिकवणं आवडलं तरच कोर्स परचेस करा, नाही तर जाऊ द्या। आणि हो, जर तुम्हाला एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाहिजे असेल तर आमचे हेल्पलाईन नंबर तुम्हाला दिलेला आहे, यावर तुम्ही व्हॉट्सअपला मेसेज करून एक्स्ट्रा डिस्काउंट सुद्धा मिळवू शकतात। चला तर आता आपल्या लेक्चरला कंटिन्यू करूया। अगर हम अपने लैपटॉप को अपने शट डाउन भी कर देते हैं कंप्यूटर को, तो उसके बावजूद भी अ, हमारे लैपटॉप के प्रोग्राम क्या होते हैं, वो जाते नहीं है ना। दे आर स्टेबल, दे आर ऑलरेडी स्टोर्ड, ठीक है ना। तो वो हमारे क्या है, प्रोग्राम मेमोरी में जाते हैं। और प्रोग्राम मेमोरी में सिंपल सी बात है, जो भी इसेंशियल प्रोग्राम है, फर्मवेयर, है ना, जो हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर में जरूरत पड़ते हैं, वो स्टोर होते हैं। डेटा, व्हाट इज द डेटा? डेटा मतलब, अब आप इसमें भी आता है ना, कि आप जो डेटा को परमानेंट स्टोर कर रहे हैं तो आप अपने किस में, हार्ड डिस्क में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास अगर देखें तो दो कैटेगरी और आती है, रोम और रैम। अब रोम और रैम अभी हमने जो डिस्कस किया है कि ऐसे प्रोग्राम जो परमानेंट आपको चाहिए, वो प्रोग्राम आपके लैपटॉप कंप्यूटर के शट डाउन होने के साथ जो उड़ने नहीं चाहिए, डिलीट नहीं होने चाहिए, तो दे आर स्टोर्ड इन द रोम रीड ओनली मेमोरी। ए परमानेंट फर्मवेयर, परमानेंट प्रोग्राम है, ये नॉन वॉलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल है मतलब डेटा आपका रहता है, चाहे भले ही आपका पावर चला जाए, पावर रहे, आपका जो भी डेटा है रोम में वो स्टोर रहेगा, है ना। जैसे आप, ऐसा तो नहीं है कि आपने जैसे कंप्यूटर शट डाउन किया तो विंडो चला गया ना। विंडो सॉफ्टवेयर है, आपने जो भी अपने और भी सॉफ्टवेयर डाल रखे हैं, वीएलसी है, विंडो मीडिया प्लेयर है ना, और भी सॉफ्टवेयर है, सभी हमने क्या परमानेंट डाल रखे हैं, ठीक है। रैम क्या होता है? रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसका मुख्यतः यूज हम स्पीड बढ़ाने के लिए करते हैं, है ना। जैसे कि अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं अगर आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, और जो आपका टेम्परेरी, है ना, क्या करता है कंप्यूटर, कंप्यूटर मेन मेमोरी मतलब जहां डेटा स्टोर है वहां से डेटा उठाता है और वो रैम में स्टोर करने लगता है, जिससे उसका जो टाइम है, जो आपके प्रोग्रामिंग या आपके कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस टाइम है वो कम हो जाए, वो जल्द हो जाएगा, मतलब टाइम कम लगेगा काम करने के लिए। तो रैम क्या होती है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है, आपके टेम्परेरी काम करने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज होता है। और रैम का एक खासियत है कि जैसे ही आपने अपने कंप्यूटर को शट डाउन किया, रैम का जो भी डेटा है डेट इज वॉलेटाइल डेटा, मींस इट विल इरेज ऑटोमेटिकली। आपको खुद से इरेज नहीं करना है, अपने आप चला जाएगा। टेम्परेरी डेटा स्टोर है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, वॉलेटाइल मेमोरी है। तो आपके दो मेमोरी, प्रोग्राम एंड डेटा, और प्रोग्राम और डेटा दोनों ही रैम रोम के कंसेप्ट पे आधारित है ना। आपके कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं, है ना, जैसे आप
प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आप सी में प्रोग्रामिंग करते हैं, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, जावा है ना, कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं, ठीक है ना, जो आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेरी है, आप उसे स्टोर नहीं कर रहे हैं, तो सभी आपके वो रैम में जाएगा। जैसे ही आपने अपना कंप्यूटर शट डाउन किया, ये सब इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा सेकंड कंपोनेंट क्या है। और अब मैंने आपको क्या बताया था कि मेमोरी आपके एम्बेडेड सिस्टम के हिसाब से होगी, तो जनरल बात होगी। अब हमारा एम्बेडेड सिस्टम जैसा भी होगा उसके हिसाब से उसकी मेमोरी की साइज होगी, है ना। अगर मान लो डेटा ज्यादा स्टोर करना हो तो साइज बड़ी लेंगे, अगर आपको फास्ट लेना हो, है ना, तो आजकल एसएसडी बहुत अलग अलग तरह की हाई स्पीड मेमोरी है। तो डिपेंड्स ऑन योर एम्बेडेड सिस्टम, किस तरह का एम्बेडेड सिस्टम है उसके हिसाब से इसकी कैटेगरी, इसके साइज मेमोरी का कम ज्यादा होता रहेगा। कैटेगरी मैंने आपको बताया है, आजकल मेमोरी भी ऐसी आ रही है जो हाई स्पीड मेमोरी है ना, एसएसडी मेमोरी है। तो वो डिपेंड करेगा आप किस तरह का सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, तो वो हम उसमें उनको कैटेगराइज करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर एम्बेडेड सिस्टम। अब हम अगला हार्डवेयर कंपोनेंट की बात करें, टाइमर एंड काउंटर। टाइमर एंड काउंटर। टाइमर क्या होता है भाई? देखिए टाइमर, अगर आप देखें बहुत सारे आजकल तो आप देखेंगे बहुत सारे एम्बेडेड सिस्टम है, बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिनमें टाइमर चलता है उनमें, ठीक है ना। और काउंटर भी आपने देखा है, आप अपनी डिजिटल बाइक देखें, है ना, वहां पर ही आपने टाइमर काउंटर देखते हैं। जैसे मैंने बताया ना, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में भी आपको मैंने बताया कि अगर आपने कोई भी मोड सिलेक्ट किया और मान लीजिए कपड़े का मोड 40 मिनट के लिए है, तो आपके वो मशीन में 40 मिनट दिखेंगे और फिर ये घटने लगेगा, है ना। 1 मिनट बाद ये 39 दिखेगा, फिर 38 दिखेगा। तो देख रहे हो टाइमर है। तो टाइमर और काउंटर, है ना, काउंटर जो सिंपल सी बात है, काउंटर अगर आपको थोड़ा बहुत भी अपना डिजिटल टेक्निक सब्जेक्ट याद आ रहा है, डिजिटल टेक्निक हमारे थर्ड सेमेस्टर का एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट था, है ना। और मैंने बताया था ये आपको आगे भी यूज होगा, जब आप आगे चल के आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें उसमें डिजिटल नेटवर्क के बेसिक सब्जेक्ट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा यूज होंगे, है ना। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो हमने डिजिटल टेक्निक में एक काउंटर पढ़ा था सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर, और काउंटर एक्चुअल में दे आर काउंटिंग द नंबर ऑफ क्लॉक पल्स गिवन टू इट। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, है ना। अभी मैं डिजिटल टेक्निक आपका सब्जेक्ट जो है उसके बारे में इतनी सी बात कर रहा हूं कि काउंटर हमने वहां पढ़ा था। और टाइम काउंटर एक्चुअल में काउंट करता है कितनी पल्स उसको दी है, और इस तरह से वो क्या होता है, क्लॉक काउंट करेगा, 0 1 2 3, अब काउंटर इस तरह से आगे बढ़ सकता है। काउंटर कहां तक भी जा सकता है, जितना आपको नीड हो, 100 तक जाएगा, जहां तक भी आपको जाना हो वहां का काउंटर आपका चला जाएगा। तो काउंटर आपकी इस तरह की है। टाइमर आपका टाइम दिखाएगा। तो टाइमर और काउंटर हमारे जो सर्किट होते हैं वो हम यूज करते हैं, हमारे ये भी एम्बेडेड सिस्टम के, देखा जाए तो एम्बेडेड सिस्टम के ये भी एक एसेंशियल पार्ट है। अधिकतर मैक्सिमम एम्बेडेड सिस्टम में आपको टाइमर काउंटर देखने को मिलता है। और ये मेजर करते हैं टाइम इंटरवल और काउंट करते हैं इवेंट या पल्सेस। अब ये रियल टाइम क्लॉक को मेजर करेंगे, है ना। और इवेंट काउंटिंग, जैसे आपने दिखा है मोटर का रोटेशन काउंट करता है। आप अगर ध्यान दें तो आपके वॉशिंग मशीन में एक आरपीएम भी आता है, आप अपने मशीन को 800 1000 कितने आरपीएम पे घुमाना चाहते हैं, तो वो भी टाइमर काउंटर के थ्रू काउंट होंगे। तो बहुत सारी चीजें, रियल टाइम क्लॉक, अगर टाइम देखें तो आपकी मशीन है जो आप देख रहे हैं ना, बहुत सारी चीजें अपने आप ही रियल टाइम ले लेती है। तो ये सभी क्या है, टाइमर काउंटर इनका यूज है। क्लियर है? आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इंटरप्ट कंट्रोलर, 1 मिनट। इंटरप्ट कंट्रोलर इंटरप्ट को कंट्रोल करेगा, है ना। इंटरप्ट कंट्रोल कैसे होते हैं देखें जरा। सबसे पहले आपको इंटरप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या है? देखें, अब अगर मैं बात करूं इंटरप्ट की, एक जनरल बात करता हूं। जैसे हमारा कंप्यूटर काम कर रहा है, आप अपने कंप्यूटर पे बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग जिसको बोलते हैं। अब कंप्यूटर के पास, जैसे ही मान लीजिए कंप्यूटर एक प्रोग्राम कर रहा है, अब कंप्यूटर पर एक साथ
रिक्वेस्ट जनरेट हुई, जैसे आप कोई भी चीज को क्लिक करते हो तो रिक्वेस्ट देते हो अपने प्रोसेसर को कि भाई ये काम कर दे, तो हर एक चीज प्रोसेसर के पास जाती है और प्रोसेसर उसको आगे बताता है और भी कंपोनेंट जो उसके हार्डवेयर है उससे वो काम करवाता है। तो इंटरप्ट का मतलब है कि प्रोसेसर आपका कंप्यूटर में, कंप्यूटर के एस्पेक्ट में इसलिए समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए, एम्बेडेड सिस्टम में भी ऐसे पेरिफेरल ऐसे इंटरप्ट कंट्रोलर लगाए जाते हैं। तो इंटरप्ट आपने अपने कंप्यूटर को कोई काम कराने के लिए बोला, कैसे? मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर से ऑडियो चलाना चाहते हैं, वीडियो चलाना चाहते हैं, मूवी चलाना चाहते हैं, गेम खेलना चाहते हैं, ये सभी आपने कंप्यूटर को जैसे क्लिक करोगे, मतलब कि कंप्यूटर को बोला कि भाई इसको ऑन करे, है ना? कैसे बोलते हो? आपने उसको क्लिक किया। अब कंप्यूटर क्या है, ऑलरेडी कोई कोई काम कर रहा है, तो ये जो चीज है ये उसके लिए एज ए इंटरप्ट आएगी। तो वो हाउ प्रोसेसर हैंडल द इंटरप्ट। व्हाट इज द इंटरप्ट? इंटरप्ट इज अ रिक्वेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटरप्ट। इंटरप्ट इज अ रिक्वेस्ट विच इज गिवन टू द प्रोसेसर फॉर द वर्क। पर्टिकुलर कोई भी काम कराना चाहते हो तो एक रिक्वेस्ट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिक्वेस्ट, मतलब आप ये काम उससे कराना चाहते हो और कैसे थे, तो उस पर क्लिक किया आपने जो भी काम है। तो अब मान लेते हैं आपके प्रोसेसर के पास मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ आ गई, है ना? मान लेते हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े हमारे सिस्टम लगे हुए होते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं जहां हमारे प्रोसेसर के पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आ जाती हैं। ऐसा होता है ना? मैंने आपको बताया है आजकल के जो एम्बेडेड सिस्टम है इस तरह के सिस्टम है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, है ना, कि जैसे आजकल स्मार्ट इंडस्ट्री है, स्मार्ट इंडस्ट्री में बहुत सारे हम सिस्टम होते हैं जहाँ सेंसर्स का यूज करते हैं, अलग अलग सेंसर्स डेटा माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर को दे रहा है। माइक्रो कंट्रोलर सेंसर्स के डेटा को एक्चुअल में रीड करता है और फिर उस डेटा के बेस पर आगे काम करवाता है। ऐसे ही प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर के पास मल्टीपल बहुत सारे डेटा आ रहे हैं, रिक्वेस्ट आ रही हैं। अब हमारे माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर को आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सी रिक्वेस्ट को पहले काम करे, पहले उसको एग्जीक्यूट करे, है ना? समझ में आ रहा है? तो हैंडल इंटरप्ट सिग्नल फ्रॉम द पेरिफेरल। कभी भी पेरिफेरल बढ़ रहा है, पेरिफेरल मतलब आपकी जो इनपुट आउटपुट लगे हुए हैं आपके कोई भी एम्बेडेड सिस्टम में हो, कंप्यूटर में हो। कंप्यूटर में मैं क्या बोलूंगा? कंप्यूटर में बोलूँ आपका माउस, इट इज अ पेरिफेरल, इनपुट पेरिफेरल, है ना? आपका कीबोर्ड पेरिफेरल। तो पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? जो भी इनपुट आउटपुट आप लगाते हो उसे हम पेरिफेरल बोलते हैं। हमारे एम्बेडेड सिस्टम में अलग अलग तरह के एम्बेडेड सिस्टम में अलग अलग पेरिफेरल है। तो कुल मिला के आप समझ लें पेरिफेरल मतलब उसके जो सपोर्टिंग उसके जो डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट जिसमें हम देते हैं। तो कभी इनपुट आउटपुट पेरिफेरल भी लिखा हो या केवल पेरिफेरल लिखा हो, आप समझ जाना उसके डिवाइसेस की बात हो रही है। तो आपका इंटरप्ट कंट्रोलर क्या करता है? इंटरप्ट कंट्रोलर इंटरप्ट मतलब रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। और इंटरप्ट रिक्वेस्ट कहां से आती है? पेरिफेरल से आती है। पेरिफेरल मतलब अलग अलग इनपुट। मान लीजिए आपके कंप्यूटर पर आपने माउस भी दिया है, कनेक्टेड किया है, आपने उस पर कीबोर्ड भी कनेक्ट किया है, प्रिंटर भी कनेक्ट किया है ना, आपने स्कैनर भी, आपने बहुत सारी चीजें कनेक्ट किया। अब एक साथ मान लीजिए एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर अलग अलग पेरिफेरल जो है उन्होंने एक साथ रिक्वेस्ट जनरेट कर दी। रिक्वेस्ट मतलब इंटरप्ट। अब कंप्यूटर कैसे काम करेगा? तो मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में इसलिए समझा रहा हूं जिससे आप समझ पाए। हमें एम्बेडेड सिस्टम के लिए बात करना है, तो एम्बेडेड सिस्टम के अंदर भी सेम चीजें होती हैं। उस पर भी प्रोसेसर है, प्रोसेसर को मल्टीपल रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट देते हैं अलग अलग उसके कंपोनेंट। अब हमारा प्रोसेसर जो एम्बेडेड सिस्टम के अंदर लगा है वो क्या करेगा? प्रोसेसर इमीडिएटली जो अर्जेंट टास्क है ना, प्रोसेसर को पहले से उसमें कोडिंग कर रखी है माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में कि अगर ये वाला इंटरप्ट आए, ये रिक्वेस्ट आए तो उसको पहले देखना है, इसको बाद में देखना है। तो उन पे क्या इंटरप्ट कंट्रोलर के पास पूरी कोडिंग है कि किस इंटरप्ट को कब मैनेज करना है। अगर दोनों एक ही टाइम पर आया है तो किसको पहले आपको देखना है। इज इट ओके और नॉट? तो ये आपके माइक्रो कंट्रोलर को बता रखा है इंटरप्ट कंट्रोलर के द्वारा। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अगर हम आगे बढ़े तो हमारा जो अगला हमें हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज द पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है, आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे। हर एक एम्बेडेड सिस्टम को पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना?
तो आप पावर सप्लाई करने के लिए हर एक को स्टेबल वोल्टेज और करंट चाहिए, हर एक एम्बेडेड सिस्टम को। तो वहां पर आपको पावर सप्लाई चाहिए। और अधिकतर एम्बेडेड सिस्टम जो है, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे आपका कंप्यूटर है, अगर आप कंप्यूटर और लैपटॉप में देखेंगे तो वो कितने वोल्ट की डीसी लेगा, वो आपके जो आपका एडेप्टर है उस पर लिखा होगा 18 वोल्ट की डीसी पे काम करेगा, है ना। तो आपका हर एक डिवाइस की एक डीसी फिक्स है। हर एक डिवाइस आपके कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर, ऐसे ही एम्बेडेड सिस्टम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हैं, और कंपोनेंट्स की डीसी भी जरूरी नहीं हर एक कंपोनेंट 10 वोल्ट पे काम करे, 15 पे काम करे, 50 पे काम करे, 220 वोल्ट पे काम करे। सबकी अलग अलग पावर की रिक्वायरमेंट है। जो मोटर लगी है वो डीसी पे नहीं, वो एसी पे काम करेगी वॉशिंग मशीन में, है ना। वॉशिंग मशीन के अंदर जो आपने जो टाइमर लगा रखा है वो डीसी पे काम करेगा। तो भैया उस सब कंपोनेंट एक समान पावर नहीं देते, हर एक का पावर का जो है एसी डीसी अलग है, हर एक का अपना पावर कैपेसिटी भी अलग है। तो हमारे जो डिवाइसेस हैं उन सभी को पावर दी जाती है। और यहाँ पर कुछ एडेप्टर, जैसे एसी को डीसी में बदलने के लिए, है ना, आपने पढ़ रखा होगा, है ना, आपने जनरली अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में एक डिवाइस का नाम सुना होगा, रेक्टिफायर। अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज द रेक्टिफायर, बच्चे बोल देंगे फटाफट सर ऐसी डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। ना भाई, रेक्टिफायर एसी को डीसी में करती है, पर ये अधूरी बात है। इट इज एसी टू पल्सेटिंग डीसी। हमारी रेक्टिफायर क्या करती है, ये हमारा एसी है, इसको प्योर डीसी में कन्वर्ट नहीं करेगी। ये मैं फुल वेव रेक्टिफायर बता रहा हूं। इसको ये एसी है, ये पल्सेटिंग, इसमें एसी और डीसी दोनों है। इसमें क्या है, इसमें एसी भी है और डीसी भी है। और अगर हम बात करें डेट इज द प्योर डीसी, डेट इज द प्योर डीसी, 5 वोल्ट की हो, 10 की हो, 15 की हो, 50 की हो, जितने की भी हो। तो आपका रेक्टिफायर अकेला ये काम नहीं करेगा एसी को प्योर डीसी में, वो इतना काम कर देगा। और उसके साथ फिर हम और भी कंपोनेंट यूज करते हैं, है ना। रेक्टिफायर के साथ हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं, रेक्टिफायर लगाते हैं, फिर उसके बाद हम फिल्टर लगाते हैं, फिर वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं। तो एक्चुअल में 4 कंपोनेंट होते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने एसएमपीएस भी देखा है, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो हमें अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें तो बस इतनी बात समझनी है कि हमारी जो पावर सप्लाई यूनिट है उसमें एसी टू डीसी एडेप्टर होता है, बैटरी होती है, वोल्टेज रेगुलेटर होता है, मैंने आपको बताया। तो ये सभी हमारे पावर सप्लाई यूनिट के कंपोनेंट है। इज इट ओके और नॉट, समझ में आया? आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक सी छोटी सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, है ना, कि वही पावर सप्लाई यूनिट क्या है। ठीक है, अब आपको यहां अगली सिस्टम क्लॉक, इसको समझना है। ठीक है, 1 मिनट। ओके, तो अगला हमारा जो छठवा हमारा जो इंपॉर्टेंट हार्डवेयर है, दैट इज द सिस्टम क्लॉक। देखिए, सिस्टम क्लॉक क्या होता है, जैसे कि हमें बहुत सारे ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करना है ना। ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करना है मतलब हमारे एम्बेडेड सिस्टम हो, चाहे कोई भी हमारा मशीन हो, इसमें ऑपरेशंस होते हैं, एक के बाद एक ऑपरेशन होना है, या सभी ऑपरेशन को एक साथ होना है, सभी को हमें सिंक्रोनाइज करना है। ठीक है ना। तो वहां पर क्या है, हम क्लॉक का यूज करते हैं, और क्लॉक जनरेट करता है ऑसिलेटर। जैसे कि आपने जब डिजिटल सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल टेक्निक में बताया था। याद है तो ठीक है, नहीं है तो मैं बता रहा हूं, परेशान नहीं है। मैं केवल आपको याद इसलिए दिला देता हूं कि ये बात इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है ना। बाकी मैं जो भी होता है मैं आपको पता है कि मैं याद दिलाता हूं यहाँ पर। तो हमारी जो क्लॉक होती है वो एक तरह का हमारा इस तरह का स्क्वायर वेव होती है, रेक्टेंगुलर वेव, स्क्वायर वेव, आप जो भी बोलें। और हमारे जो भी सभी हमारे एम्बेडेड सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, उनमें जो जो भी डिवाइसेस के सर्किट में जो भी कंपोनेंट उनको क्लॉक रिक्वायर्ड है, वो उनको दी जाते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें तो ये हमारे क्लॉक क्लॉक में अलग अलग क्राइटेरिया या क्लॉक के क्लासिफिकेशन बोल सकते हो। जैसे ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है जो ऊपर की तरफ, तो हमने अपने सभी डिवाइसेस जो एम्बेडेड सिस्टम के अंदर सब कंपोनेंट लगाए हैं, उनको सभी को हमने पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड पर, है ना, जिनको भी नीड है उनको पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड पर सेट कर रखा है। अब हमने ये देखा कि जैसे ही
हमारी पॉजिटिव एज आएगी तो ये डिवाइस काम करेगी। मतलब आपके पास, जैसे हम क्या बोले, आप अपने मान लीजिए आप 5 फ्रेंड हैं, पांचों फ्रेंड मूवी देखने जा रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, भाई दोपहर में सभी को 2 बजे मिलना है और आप सभी 2 बजे कोई भी एक कॉमन जगह मिलेंगे। तो सभी को कैसे पता पड़ेगा कि 2 बज गए हैं? वाई द क्लॉक। जैसे ही आपके घड़ी में 2 PM होगा, आप सभी लोग मिलेंगे, तो सभी को टाइमिंग का पता चला 2 बजे। तो 2 जो है वो क्लॉक के द्वारा आपको बताया गया है। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में, हमारे एम्बेडेड सिस्टम में क्लॉक होती है जो कि ऑसिलेटर जनरेट करता है, और उसका यूज करते हैं हम अपने अलग अलग ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करने में। आपको मैं इतनी सी बात फिर एक बार बता रहा हूँ, डिजिटल टेक्निक सब्जेक्ट में आपने जब काउंटर पढ़ा था तो देखा था, एक क्लॉक बहुत अहमियत है, बहुत अहम होती है, इंपॉर्टेंट होती है। क्लॉक को चेंज करने पर आउटपुट बदल जाता है। क्लॉक में हम अगर किसी कंपोनेंट को हम 2 क्लॉक दें, किसी को 3 दें और आउटपुट निकालें तो आउटपुट चेंज हो जाएगा। पुराना याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो बस इतनी सी बात है, ये हमारे क्लॉक के द्वारा निर्धारित होता है। और हमारे पास एक क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी क्लॉक जनरेट करता है। 8 मेगाहर्ट्ज, 16 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज मतलब नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। तो आप देख रहे हो 8 मेगा तो 10⁶ इतनी साइकिल पर सेकंड ये जनरेट करता है। इस तरह के ऑसिलेटर होते हैं। हम आगे कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे अगले कंपोनेंट होते हैं कम्युनिकेशन इंटरफेस और पोर्ट्स। देखें, जैसे कि आपने 2 तरह के कम्युनिकेशन सुना होगा, सीरियल कम्युनिकेशन और पैरेलल कम्युनिकेशन। ध्यान से सुने, सीरियल कम्युनिकेशन और पैरेलल कम्युनिकेशन। आप अगर, ये हमारी डिवाइस नंबर 1 है और ये हमारी डिवाइस नंबर 2 है। बहुत ध्यान से सुने, डिवाइस नंबर 1 पर डेटा है 1001। ये डिवाइस नंबर 2 को डेटा सेंड करना चाहती है। अब इसके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि यहां पर इनके बीच में केवल एक ही लाइन है, कम्युनिकेशन लिंक है, चैनल है, आप जो भी बोले, और एक एक करके डेटा इस पर सेंड करेगी। पहले 1 सेंड करेगी, फिर 1 चला जाएगा, तो फिर उसके 1 जाने के बाद फिर ये 0 सेंड करेगी, 0 चला जाएगा, है ना। इसके पास 1 आ गया, 0 आ गया, फिर अगला 0 देगी, अगला 0 ट्रांसफर हो गया, फिर ये 1 देगी, 1 ट्रांसफर हो जाएगा। इज इट ओके? अब क्या होगा, अब क्या होगा, ध्यान से देखें। अब यहां पर क्या होगा, 1 बाय 1 करके चीजें यहां पर ट्रांसफर होंगी, और ये जो है ये 1001 यहां पर आ गया, यहां से हटके 1001 आपका यहां पर आ गया। तो आपने जो अभी ट्रांसमिशन किया, ये सीरियल ट्रांसमिशन है, और इसके लिए एक पोर्ट यहां पर होता है। आप अगर अपने सीपीयू को देखेंगे, अपने पूरे कंप्यूटर को देखेंगे, तो वहाँ अलग अलग पोर्ट होते हैं। कुछ पोर्ट होते हैं जिनमें सीरियल पोर्ट, मतलब जिन पर सीरियल कम्युनिकेशन का होता है। कुछ पोर्ट है जो इनमें पैरेलल पोर्ट, जिनमें आप देखें जो इस तरह के कंप्यूटर में देखते हो, इस तरह के वो होते हैं जिसमें वायर लगे होते हैं, मल्टीपल वायर, एक साथ वायर लगेंगे, 2 3 4 5 वायर। इज इट ओके? तो हमारे कंप्यूटर के अंदर पोर्ट होते हैं, ऐसे एम्बेडेड सिस्टम में भी पोर्ट होते हैं। जब हमें सीरियल कम्युनिकेशन कराना है तो सीरियल पोर्ट पर हम कनेक्ट करेंगे, जब हम पैरेलल कम्युनिकेशन कराना चाहेंगे तो पैरेलल पोर्ट पर कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए आपको यहाँ पर सीरियल पोर्ट पर कनेक्ट करना होगा। सीरियल इनपुट पोर्ट और सीरियल आउटपुट पोर्ट होते हैं हमारे डिवाइसेस के अंदर। तो हमारे पास कम्युनिकेशन इंटरफेस, कम्युनिकेशन पोर्ट होते हैं। 2 डिवाइसेस, इनको आपस में कम्युनिकेट करना है। इसके पास भी सीरियल पोर्ट होता है, उसके पास भी सीरियल पोर्ट होता है। इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं, और इन दोनों को जब हम कनेक्ट करते हैं तो क्या है, ये सीरियल पोर्ट पर कनेक्ट होते हैं। ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं दूसरा एग्जाम्पल पैरेलल पोर्ट का, ठीक है। अब पैरेलल पोर्ट क्या होंगे, हम यहां पर पैरेलल कम्युनिकेशन बताता हूं। हमें इन दोनों डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफर करना है, ये वाला डेटा। तो अब क्या होगा, हमारे पास 4 कम्युनिकेशन लिंक हैं इन दोनों के बीच में। ये पैरेलल पोर्ट है, नाम से समझ में आ रहा है। तो यहां पर ये जो डेटा है ये एक साथ चला जाएगा। पहले जाने में टाइम लग रहा था, पहले एक एक करके डेटा जा रहा था। एक बिट गया, फिर दूसरा बिट गया, तीसरा गया, चौथा गया। अब
चारों बिट एक साथ ट्रांसफर हो जाएंगी और ये पैरेलल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल होगा। तो यहां हम क्या समझे, यहां हम समझे सीरियल कम्युनिकेशन और पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात हम क्या समझे, हम एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये समझे कि ये जितनी भी डिवाइसेस हैं आपके एम्बेडेड सिस्टम में हो, आपके कंप्यूटर में हो, हर एक डिवाइस के अंदर सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए सीरियल पोर्ट होते हैं। पोर्ट भी दो कैटेगरी में होते हैं, इनपुट और आउटपुट। जैसे यहां से डेटा जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका क्या, आउटपुट पोर्ट, और ये हो गया इनपुट पोर्ट। और यहाँ अगर डेटा आ रहा है तो इसी तरह से हमारे पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए भी यहाँ पर आपके क्या है, पैरेलल पोर्ट होते हैं। तो सीरियल और पैरेलल पोर्ट अवेलेबल होते हैं और हमें बहुत सारे कम्युनिकेट करने होते हैं। इनपुट आउटपुट पोर्ट आर यूज्ड टू कम्युनिकेट टू द एक्सटर्नल डिवाइस। जब भी हमें अपने डिवाइस से, एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट करना है ना, ये आपका एम्बेडेड सिस्टम है, ये आपका एम्बेडेड सिस्टम है और ये एक्सटर्नल डिवाइस है, बाहरी डिवाइस है। अब आपको इससे कम्युनिकेट करना है। तो कम्युनिकेट करने के लिए मैंने आपको बताया आपके पास दो कैटेगरी है, आप तो सीरियल कम्युनिकेशन करेंगे या पैरेलल कम्युनिकेशन। अगर आप सीरियल कम्युनिकेशन करेंगे तो यहाँ सीरियल पोर्ट से को कनेक्ट करेंगे, और अगर पैरेलल कम्युनिकेशन करेंगे जो आपके सामने दिख रहा है तो पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ सीरियल पैरेलल दोनों तरह के पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, यूज्ड फॉर द डेटा ट्रांसफर बिटवीन द एम्बेडेड सिस्टम एंड एक्सटर्नल डिवाइस। ये हमारा एम्बेडेड सिस्टम है और ये एक्सटर्नल डिवाइस है। तो इनके बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम इन पोर्ट्स का यूज करते हैं। दो टाइप के पोर्ट हैं, एक है UART और एक है 12 I2C। UART सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, I2C इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, ये हमारे टाइप है ना। आप जब डेटा कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट है उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो पोर्ट्स की बात भी वहां डिटेल में करते हैं। अभी इतनी बात सफिशिएंट है कि हमारे एम्बेडेड सिस्टम के अंदर कुछ पोर्ट्स इस तरह के पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर हम रुकते हैं, हम यहाँ इसके आगे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका ये कुछ कंपोनेंट हमारे और बचे हैं अभी, है ना। हमारा टाइम हो चुका है तो हम एक कुछ बचे हुए कंपोनेंट्स को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और उन कंपोनेंट्स के बारे में हम बात करेंगे कि भाई बचे हुए दो तीन कंपोनेंट और हैं, है ना, इसके अगली क्लास में करेंगे। एक हमारे कंपोनेंट हार्डवेयर कंपोनेंट बचे, इनपुट आउटपुट डिवाइस इंटरफेसिंग और सिस्टम एप्लीकेशन स्पेसिफिक सर्किट, और लास्ट कंपोनेंट है रीसेट सर्किट। तो ये हमारे कंपोनेंट है, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद हम अपने ब्लॉक डायग्राम को, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, और मैंने आपको अभी बताया भी है कि अगर आपसे हार्डवेयर कंपोनेंट के बारे में पूछा जाए, हार्डवेयर कंपोनेंट मतलब आपके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, जनरल कंपोनेंट। और भी कंपोनेंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही कंपोनेंट है, पर जनरली ये कंपोनेंट तो आपको एम्बेडेड सिस्टम में मिलेंगे ही। इसके अलावा और भी कंपोनेंट मिल जाए आपका, अगर मैंने बोला ना वॉशिंग मशीन है तो इसमें आपका मोटर लगा हुआ है, हीटर लगा हुआ है, पाइप लगे हुए हैं, और भी इसमें कंपोनेंट लगा हुआ है। ठीक है ना, आपका अगर एम्बेडेड सिस्टम आपके हेल्थ केयर से रिलेटेड है, ECG मशीन है ना, आपकी MRI मशीन है, बहुत सारे अलग अलग सिस्टम है, तो उनमें उसके अकॉर्डिंग कुछ और होंगे, उसमें स्कैनर लगा होगा, उसमें सेंसर लगे होंगे, यहाँ भी सेंसर हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी आपको सेंसर नहीं बताया, एक्चुएटर नहीं बताया। इस ब्लॉक डायग्राम में आपको सेंसर से एक्चुएटर दिखेंगे, ये सेंसर लिखा हुआ है, एक्चुएटर लिखे हुए हैं। सेंसर्स एक्चुएटर क्या होते हैं डिस्कस करेंगे, हालांकि मैं बता चुका हूं आपको, सेंसर्स नाम से समझ में आ रहा है। सेंसर क्या करेंगे, सेंसर जो फिजिकल डेटा लेते हैं आपके एम्बेडेड सिस्टम का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आजकल मैं बोलूं, आजकल कोई भी सर्किट बिना सेंसर के बनता ही नहीं है ना। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो, सेंसर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। हर एक सर्किट में आप सेंसर देखेंगे, आपके एयर कंडीशन इसके अंदर सेंसर लगे हुए है ना। आपका मैंने बताया वॉशिंग मशीन, सेंसर, ईच एंड एवरीथिंग हैज द सेंसर्स। आपके मोबाइल फोन में आप देखो बहुत सारे सेंसर लगे हुए, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है जो आपकी लोकेशन देखता है, आपके उसके डायरेक्शन देखेगा, आपके टेम्परेचर सेंसर लगे, बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं। तो सेंसर्स, एक्चुएटर्स जो सेंसर्स के डेटा को कलेक्ट करके उसके हिसाब से काम करेगा, है ना। सेंसर का काम है डेटा कलेक्ट करना और डेटा को कंटिन्यूअसली भेजना आगे। एक्चुएटर्स उस डेटा को कलेक्ट करके उस पर फिजिकल एक्शन करता है अकॉर्डिंग टू द नीड, जब जरूरत होती है ना। एक्चुएटर जो है वो कंट्रोलर से कनेक्टेड होता है, देखो ये CPU प्रोसेसर से कनेक्ट होता है। तो इस तरह की ये चीजें हैं, ये हम ब्लॉक डायग्राम समझेंगे आगे आने वाली क्लास में।
तो यहाँ पर हम रुकते हैं। हर एक क्लास के बाद हम जो बात करते हैं कि रिवीजन करें, जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे चीजें उतनी ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, तो रिवीजन करें। और ये एक टेक्निकल में अगर आप देखेंगे तो ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ये सब्जेक्ट जो है ये थ्योरिटिकल सब्जेक्ट है ना। इसमें आपको मैक्सिमम थ्योरी देखने को मिलेगी। तो कोशिश करें कि आप थ्योरी को बार बार रिवाइज करें, जिससे चीजें आपकी क्लियर होंगी। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।